मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, जिसमें हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम किसी मुगल बादशाह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे ऐसे बादशाह के बारे में जिसने हुमायूं को भी हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है शेरशाह सूरी। ये थे सूरवंश के और अफगानी थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इनके जन्म की बात। जन्म हुआ था 1486। बहुत सी पुस्तकों में इनका जन्म 1472 भी दिया है, लेकिन आपको 1486 ही याद करना है। ठीक, इनके पिता कौन थे? हसन, जो जौनपुर के जागीरदार थे। ठीक, स्थान बाजबाड़ा, होशियारपुर, पंजाब में पड़ता है ये। ठीक, माता का नाम था अफगान माता कहते थे इनको। क्या कहते थे? अफगान माता। है क्या, हसन जो थे जौनपुर के आपके जागीरदार थे। तो जौनपुर के इस समय जो शासक थे वो थे जमाल खां, और हसन जमाल खां के यहां काम करते थे। अच्छा, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम और लिख ले रहा है। बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। अब है क्या, जो हसन है इनकी कुल 8 संतानें थी, जिनमें ये हसन को कभी प्यार ही नहीं किया इन्होंने। तो हसन बचपन से ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। इस वजह से पहले वह जौनपुर के शासक आपके क्या नाम हमने यहाँ लिखा है नहीं है, जमाल खां के यहाँ काम करता था पिताजी के साथ, लेकिन फिर वो वहां से दक्षिणी बिहार के शासक के पास पहुंच गया था। तो हुआ अच्छा, ऐसा कर रहा है, जो हसन है इनकी 1-2 संतानों के नाम और लिखे दे रहा है। तो यहाँ पे हसन के पुत्र हमने एक तो लिखी दे फरीद, इसके अलावा फरीद के अलावा आप अली, यूसुफ, सुलेमान, महमूद नहीं, अहमद। तो ये थी हसन के कुछ पुत्र, जिनमें से ये फरीद को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। तो यहां पे लिख सकते जौनपुर के शासक कौन थे? जमाल खां। ठीक, तो जौनपुर के शासक जमाल खां के यहाँ फरीद पहले काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे पिता हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम पिताजी के सामने रहेंगे ही नहीं। तो वो दक्षिणी बिहार जा पहुंचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते फरीद जौनपुर छोड़कर दक्षिणी बिहार के शासक आपके बहार खां की सेवा में पहुंचे। ठीक, अब क्या है, बहार खां का एक पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन, जलाल कहते थे उसको। तो बहार खां ने क्या किया, फरीद को अपने पुत्र जलाल का अंगरक्षक घोषित कर दिया। और जब एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गए थे, तो वहां पे फरीद ने एक ही बार में शेर को मार दिया था। इस वजह से बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। तो आइए लिखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। जन्म, पिता का नाम, स्थान बाजवाड़ा होशियारपुर, माता अफगान माता, बचपन का नाम फरीद। हसन के कुछ और पुत्रों के हमने यहाँ पे नाम जाने। जौनपुर के शासक जमाल खां थे, जहां से निकलकर फरीद कहाँ पहुंचे? दक्षिण बिहार के शासक बहार खां की सेवा में। और बहार खां ने क्या किया, इन्हें अपने पुत्र का अंगरक्षक बना दिया। क्या हुआ, बहार खां ने फरीद को अपने पुत्र जलाल खां का
अंगरक्षक बनाया। ठीक, शिकार करते समय फरीद ने एक बार में ही शेर को मार दिया। इस वजह से बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात बहार खां की हो गई मृत्यु। तो बहार खां की एक विधवा थी जिसका नाम था दूदू बेगम। तो फरीद ने क्या किया, अपने से उम्र में कई साल बड़ी दूदू बेगम से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद क्या हुआ, जलाल खां को ये बात बुरी लगी कि तुमने हमारी मम्मी से विवाह कर लिया। लेकिन जलाल खां सीधे टक्कर नहीं ले पा रहे थे फरीद से। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के शासक नुसरत खां से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए फरीद को हराने में, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो नुसरत खां और जलाल खां ने मिलकर फरीद खां को हराने का प्रयास किया, लेकिन फरीद खां को नहीं हरा सके और नुसरत खां हार गए। और इसी समय नुसरत खां ने फरीद को एक और उपाधि दी थी। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, फरीद ने बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया। जलाल खां ने बंगाल के शासक नुसरत खां के साथ मिलकर फरीद को, अब शेर खां पढ़ेंगे, अब हमने शेर खां को हराना चाहा, लेकिन नुसरत खां हार गए। नुसरत खां यहां पर हार गए और नुसरत खां ने शेर खां को एक और उपाधि दी, हजरत ए आला। हार गए तथा फरीद को हजरत ए आला उपाधि दी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। क्या हुआ, फरीद से हारने के बाद नुसरत खां ने हजरत ए आला की उपाधि दी आपकी फरीद को। अब क्या हुआ आगे, यहां से निकलने के बाद जो फरीद हैं या शेर खां हैं वो आपके पहुंचे चुनार का घेरा डालने के लिए। उस समय चुनार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते कि किला था। तो उस समय चुनार के जो शासक हैं वो हुआ करते थे ताज खां, और ताज खां की एक बेगम थी जिनका नाम था लाड़ मल्लिका। तो फरीद को लाड़ मल्लिका से हो गया प्रेम, दूसरी तरफ लाड़ मल्लिका को भी फरीद से प्रेम हो गया। तो फरीद ने ये कहा कि अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करती हैं, लाड़ मल्लिका से कहा, तो आप अपने पति क्या नाम उनका, ताज खां को मार दीजिए। तो आइए देखते हैं। अब शेर खां ने चुनार के शासक ताज खां को उन्हीं की पत्नी के हाथों मरवाया। पत्नी कौन थी, लाड़ मल्लिका। ठीक है, तो ये लाड़ मल्लिका आपकी फरीद के साथ होली और इन्होंने अपने पति ताज खां को भी मार दिया। ठीक, अब क्या हुआ आगे, आगे क्या हुआ, यहां से अब
ये जो चुनार जीता हुआ है, इसी चुनार को लेकर हुमायूं इन पर हमला करता है, घेरा डालता है और चुनार की संधि होती है शेर खां के साथ। हालांकि हुमायूं इनको जीतता नहीं है, संधि के तहत इन्हें यहीं पे छोड़ देता है और यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम शेर खां द्वारा लड़े गए छोटे छोटे युद्ध देखेंगे कि वो उन्होंने किन के साथ लड़े और कब कब लड़े। केवल हमें समय और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, इसके बाद हाँ, हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, संधि ये कब हुई थी आपकी 1532 में। अब क्या है, शेर खां का सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534 में। शासक कौन थे, महमूद शाह, और जी हारे। अब देखिए यहां पर शेर खां के साथ 1534 में महमूद शाह का सूरजगढ़ का युद्ध होता है। यह युद्ध फरीद जीत जाते हैं, यानी शेर खां जीत जाते हैं और बदले में उन्हें महमूद शाह 13 लाख आपके दीनार देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। इसी 13 लाख दीनार के बल पर आगे चल के ये हुमायूं से टक्कर लेते हैं। किस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके। तो 1534 में हो गया इनका महमूद शाह के साथ सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 1539 चौसा का युद्ध किनके साथ होता है, हुमायूं के साथ। शेर खां जीते, शेर शाह की उपाधि धारण की, खुतबा पढ़वाया। ये हालांकि चौसा का युद्ध हम आपको हुमायूं में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेर खां का हुमायूं के साथ, जिसमें इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और शेर खां हुमायूं से जीत गए थे। ठीक, अब अगले ही साल 1540 में इनका होता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। हम आपको प्रश्न भी बता देंगे कि कहां से और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, अब आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम शामिल करेंगे यहां पे। अगला 1540 कन्नौज बिलग्राम का युद्ध किसके खिलाफ, हुमायूं हारे, शेरशाह जीते। ठीक, तो ये हो गया। 1541 में होता है इनका खोखर विद्रोह। खोखर एक लड़ाकू जनजाति होती है जो कि शेर खां के खिलाफ विद्रोह करती है, लेकिन वो भी खोखर भी हार जाते हैं। तो यहां पे 1541 खोखर विद्रोह। अच्छा, खोखर विद्रोह से जीतने के लिए इन्होंने एक किले का निर्माण कराया था। ये क्या है, खोखर विद्रोह कहां से हुआ था, जो आपका उत्तर पश्चिमी भारत होता है, यहां से जनजाति आती थी। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। तो यहां पे ऐसा लिख सकते, विद्रोह से बचने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनवाया। ठीक, आगे बात करते हैं 1541 में ही इनका एक और अभियान हुआ था बंगाल का। बंगाल के शासक हुआ करते थे उस समय खिज्र खां। ये दूसरे खिज्र खां हैं, सैयद वंश वाले नहीं हैं। तो 1541 में बंगाल अभियान हुआ, जहां के शासक हुआ करते थे खिज्र खां, और बंगाल में इन्होंने कुल 19 जिलों को जीता था और 19 जिलों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इन्होंने वहां पे विशेष प्रकार के प्रतिनिधि अपने नियुक्त किए थे और उन प्रतिनिधियों को कहा जाता था सिकदार, जो कि शांति दूत हुआ करते थे। तो 1541 बंगाल के शासक खिज्र खां को हराया,
19 जिलों में सिकदार नियुक्त किए। ये सिकदार क्या होते थे? शांति दूत। ठीक है। 1541 के बाद अब शेर खां का होगा मालवा अभियान 1542 में, जहां के शासक थे आपके मल्लू खां। तो आइए देखते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 1541 में खोखर विद्रोह हुआ था, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। 1541 में बंगाल के शासक खिज्र खां को हराकर 19 जिलों में सिकदार यानी अपने जो प्रतिनिधि हैं वो नियुक्त किए। आइए आगे देखते हैं। (1542) मालवा के शासक मल्लू खां मल्लू खां, इनका दूसरा नाम था कादिर खां को हराया। ठीक इसी समय इन्होंने ग्वालियर के शासक पूरनमल को हराया। इसी समय इन्होंने रणथंबोर जीता। ठीक अब क्या है, अब बात आती है 1544 मारवाड़। ठीक मारवाड़ के शासक थे इस समय मालदेव। तो इस मारवाड़ के युद्ध में मालदेव को हराया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, मालदेव के दो बहुत ही अच्छे सेनापति थे, बहुत बहादुर, जिनका नाम था जैता और कुंपा। तो बहुत बहादुरी पूर्वक लड़े वो, और इतना अच्छे से लड़े कि एक बार तो शेर खां को लगा कि हम हार गए। और इसी समय इसी युद्ध के बाद शेर खां का एक स्टेटमेंट आया था। मारवाड़ क्या है, छोटी सी जगह है। तो शेर खां का स्टेटमेंट आया था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए समस्त हिंदुस्तान की सत्ता गवा दी होती। तो यहां पे हम लोग लिख सकते मालदेव के सेनापति जैता, ऐसा लिख लो, जैता तथा कुंपा बहादुरी पूर्वक लड़े, हार गए थे, हारे। ठीक है। तो इसी समय जब शेर खां को बहुत ज्यादा समस्या हुई युद्ध जीतने में, तो स्टेटमेंट आया था। तो शेर शाह ने कहा, क्या कहा, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए समस्त हिंदुस्तान की सत्ता गवा दी होती। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आया था इनका मारवाड़ की जीत के समय। अब इनका होगा अंतिम युद्ध, जो कि होता है कलिंजर पे, और इसी युद्ध के दौरान शेर खां की या शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। तो आइए देखते हैं। ये हो गया सब 1542 मालवा विजय, ग्वालियर विजय, रणथंबोर विजय। 1544 मारवाड़ जीता मालदेव को हराकर, लेकिन मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा बहादुरी पूर्वक लड़े। चलिए आगे देखते हैं। कलिंजर युद्ध के दौरान ही कलिंजर के जो शासक थे वो थे कीरत सिंह। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, शेर शाह का कलिंजर अभियान, ये हुआ था 1545 में। शासक कौन थे कलिंजर के? कीरत
सिंह। ठीक, इस युद्ध में क्या किया था, शेर खान ने उपका नाम की तोप का प्रयोग किया था। चलिए देखिए हुआ क्या, जैसे मान के चलिए ये अपनी पहाड़ी थी। ठीक, इस पहाड़ी पे क्या था, ये जो किला स्थापित था, ठीक है, ये इनकी पहाड़ी हो गई और ये था किला, कौन सा, कलिंजर का दुर्ग, बांदा में पड़ता है। तो हुआ क्या, यहां पे शेर खां खड़े और उनकी पूरी सेना खड़ी थी और यहीं पर इनकी तोप खड़ी थी, उपका नाम की तोप। तो हुआ क्या, कीरत सिंह ने अपने आप को इस महल में बंद कर लिया। शेर खां ने कहा कि आप बाहर निकल आइए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, संधि के तहत हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन कीरत सिंह बाहर नहीं निकले। तभी शेर खां को आई गुस्सा और उन्होंने ये कहा कि समस्त किले को बारूद से उड़ा दिया जाए। तो इस उपका नाम की तोप से इन्होंने यहाँ पर गोले दागने शुरू किए। अच्छा, इस तोप के साथ ही इनकी और भी बहुत सारी कह सकते कि गोला बारूद रखे हुए थे। तो इन्होंने यहां से इस किले पर आपके गोले बरसाने यहां पे शुरू किए। हुआ क्या, एक गोला यहां पे नहीं फटा और लुढ़कता हुआ सीधा इन्हीं के पास आ गया। तो जो बारूद रखी हुई थी उसी बारूद में फट गया और उसी बारूद के फटने से शेर खां की आपके मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले शेर खां जब तक घायल रहा तब तक यही कहता रहा कि ये किला हमें कैसे भी करके जीतना है, और उसने जीता भी। तो ये थी आपकी कलिंजर की छोटी सी कहानी जिसमें शेर खां अपने मारे गए। तो यहां पे हम लिख सकते, शेर खां बारूद के फटने की वजह से मारे गए। तो बात समझ में आई, यानी कलिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो यहां पे शेरशाह का चैप्टर आपका होता है क्लोज। अब देखते हैं कि शेर खां ने कुछ काम भी कराए थे, जैसे इन्होंने रुपया जो वर्तमान स्वरूप है पैसे का वो भी इन्होंने चलवाया था, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था, 1700 सराएं बनवाई थी और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी। तो आइए देखते हैं क्या क्या किया। ये बात समझ में आई, चलिए अच्छा, एक व्यक्ति हैं अब्बास खां शेरवानी, उन्होंने ये कहा था कि इनका जो साम्राज्य था वो इतना अच्छा था कि चोर और बदमाश कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब्बास खां शेरवानी के दो स्टेटमेंट लिख सकते, शेरशाह के लिए अब्बास खां शेरवानी के वक्तव्य क्या थे। पहला था कि एक बूढ़ी महिला, सुनना ध्यान से, एक बूढ़ी महिला सोने चांदी के आभूषणों सहित पूरी रात भर इनके साम्राज्य में घूम सकती थी। एक बूढ़ी महिला सोने चांदी के आभूषणों के साथ घूम सकती थी। ठीक, तो ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी महिला से कुछ नहीं कहेगा, यानी ना तो उसकी चोरी होगी ना सोने चांदी के आभूषण छीने जाएंगे। इतनी ज्यादा अच्छी इनकी शासन व्यवस्था थी। दूसरा, इन्होंने क्या कहा है, शेर खां को या शेरशाह को अब्बास खां ने द्वितीय हैदर कहा है, द्वितीय हैदर कहा है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट होगा। अब क्या है, शेर खां ने कुल 23 टकसालों का निर्माण कराया था, जिनमें इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक चलाया था रुपया, एक चलाया था असरफी और एक चलाया था दाम। तो यहां पे लिख सकते, शेरशाह ने कुल 23 टकसालों का निर्माण कराया, जिनमें इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए थे। पहला चलाया था अशरफी,
ये होती थी सोने की। दूसरा चलाया था रुपया, ये होता था चांदी का। और तीसरा चलाया था आपका दाम, ये होता था आपका तांबे का। तो ये देखिए रुपया, तो अब प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रुपया का प्रचलन या रुपया किस शासक ने चलाया था, तो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा क्या है, शेरशाह सूरी गरीबों और असहायों की बहुत मदद करते थे। वो प्रतिदिन लंगर का आयोजन कराते थे जिनमें 500 असरफियां देते थे जिससे गरीब लोग भोजन कर सकें। तो आइए आगे की कुछ बातें ये समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पे लिख सकते, शेरशाह ने अपना मकबरा मृत्यु से पहले स्वयं बनवाना शुरू कर दिया था। शेरशाह का मकबरा कहां पर बना है? बिहार के सासाराम में। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बना है। यह कृत्रिम झीलों के बीचों बीच स्थित है। यह ताजमहल से 13 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो ये होगा इनके मकबरे की बात। अच्छा, इनने 4 फेमस सड़कें या प्रसिद्ध सड़कों का भी निर्माण कराया था। तो कौन कौन सी सड़कें थी? सड़कें, तो पहली सड़क थी GT रोड, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सड़क ए आजम। ये सड़क ए आजम बनी थी आपके बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक। दूसरी सड़क थी आगरा से बुरहानपुर। तीसरी सड़क थी आगरा से चित्तौड़। और चौथी सड़क थी लाहौर से मुल्तान। तो ये 4 सड़कों का निर्माण कराया था। वर्तमान में GT रोड आपका अमृतसर तक है, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, और जो सोनार गांव है वो भी आपका कहां पहुंच गया? बांग्लादेश में पहुंच गया। तो GT रोड का, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? आपके शेर खां ने। ठीक, आइए 1-2 बातें और हैं वो और लिखे ले रहे हैं। जैसे इन्होंने कुल 1700 आपकी सराएं बनवाई थी जिसमें कोई भी रह सकता था, हिंदू भी मुस्लिम भी। हालांकि सरायों में अंतर था, हिंदुओं के रुकने की सराय अलग थी और मुसलमानों की रुकने की सराय अलग थी। ठीक है, यहां पे लिख सकते, शेरशाह ने कुल 1700 सराएं बनवाई हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग। ठीक, इन्होंने क्या किया था? भूमि माप का सिकंदरी गज पैमाना तथा सन की डंडी पैमाना शुरू करवाया। 2 पैमाना चलाए थे, एक तो सिकंदरी गज पैमाना और एक सन की डंडी पैमाना। इनके दरबारी लिखे ले रहा है, दरबारी। एक तो थे टोडरमल,
कौन थे? टोडरमल, जो आगे चल के अकबर के समय में भी देखे जाएंगे। दूसरे थे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो ये दो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है। अच्छा, इसके अलावा क्या था? शेरशाह सूरी न्याय और अपने जितने प्रकार के भी कह सकते कि ऐलान होते थे वो बुधवार को करते थे। तो यहां पे लिख सकते शेरशाह सूरी न्याय तथा निर्णय का कार्य बुधवार को करते थे। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई आपके शेरशाह के बारे में। एक आध बिंदु और देख लेते अगर कोई छूट रहा हो तो। 1700 सराय मंदाई हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग, ठीक है, हो गया। हाँ, इन्होंने लगान के लिए जरीवाना, वो बिंदु और लिख लो। यहां पे लिख सकते कर के लिए जरीवाना तथा महासिलाना व्यवस्था लागू की। अच्छा, एक और, हुमायूं जिस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरा था उसका निर्माण भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। तो उस पुस्तकालय का नाम था शेरे मंडल। तो यहां पे लिख सकते दिल्ली में शेरे मंडल पुस्तकालय का निर्माण कराया। ठीक, तो ये कुछ कार्य थे आपके शेरशाह सूरी द्वारा किए गए। तो आज हम लोगों ने जितने भी प्रश्न आपके शेरशाह सूरी से बनते थे वो हम लोगों ने पूरे किए। अच्छा, एक बात और, मध्यकालीन भारत का जब मुगल साम्राज्य का हमारा पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बाबर के बारे में, तो वहां पे एक चीज गलती से हम धोखे से गलत लिख गए। हमने आपको चंदेरी का युद्ध 1628 लिखवा दिया है धोखे से, उसको आप लोग 1528 कर लेना। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे तब हमने ध्यान दिया, जल्दबाजी में हम लिख गए थे वो, तो उसको क्या कर लेना आप लोग 1528। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में देखेंगे हम लोग अकबर के बारे में। धन्यवाद।